हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अमृता कोनर। मैं इस साल वेस्ट बंगाल से आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई किया है। 2022 से मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड इसके बिना भी मैंने कुछ और एग्ज़ाम्स के मेंस दे चुकी हूँ, तो आई थिंक आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड। मैं इस वीडियो में 2024 बैंक एग्ज़ाम्स एंड इंश्योरेंस जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी एग्ज़ाम्स को किस तरह से करना चाहिए, प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं रिसेंट सिनेरियो में, उसको पता है कि कैसे क्या करना होते हैं। क्योंकि एस्पिरेंट जो होते हैं कि मैंने 2022-23 में एग्ज़ाम दिया है, एकदम रीसेंट एग्ज़ाम, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से पढ़ना है और क्या दिक्कत आते हैं प्रिपरेशन टाइम में, कितना टाइम लगते हैं और मॉक टेस्ट क्या देना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 2024 बैंक एग्ज़ाम को हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो, इस साल के जितने सारे एग्ज़ाम हैं वो सब कुछ हो चुके हैं, मोस्टली एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस छोड़ के। तो ठीक है, उसको साइड करके अगर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो भी बिगिनर्स है या फिर रिपीटर्स है, उन सब के लिए ये वीडियो। देखो, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो है आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लार्क। ये होगा अब की बैंक एग्ज़ाम के फर्स्ट एग्ज़ाम यही होगा। उसके बाद आएगा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लार्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लार्क। ठीक है, तो किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना है। सभी एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ मतलब ऐसा है कि सबका सिलेबस सेम है, सिर्फ किसी में कंप्यूटर अवेयरनेस है तो किसी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इस तरह की। बाकी सभी एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो सेम है। तो आप एक बार प्रिपरेशन अगर करते हो अच्छे से तो आपकी सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलो पहले किस तरह से करना है। देखो, फर्स्ट आप तो सिलेबस को डाउनलोड करो कि कैसा क्या सिलेबस है, बैंक एग्ज़ाम में है क्या। तो बेसिकली इसमें बेसिकली प्रीलिम्स, इसका 3 फेज़ है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। पीओ एग्ज़ाम्स के लिए इंटरव्यू है, क्लरिकल के लिए सिर्फ प्रीलिम्स है एंड मेंस है। ठीक है, तो पहले जो आते हैं वो प्रीलिम्स में बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स है, दूसरा है रीजनिंग एंड तीसरा है आपकी इंग्लिश। अब आरआरबी पीयू प्रीलिम्स एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग है, इसमें प्रीलिम्स नहीं आते हैं। इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका इंग्लिश में वीकनेस है उनके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं आरआरबीज़ के एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर आरआरबीज़ को भी आप टारगेट करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है तो मुझे आरआरबी में टारगेट करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हो। एंड बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक आईबीपीएस पीयू क्लर्क, एसबीआई पीयू, एसबीआई क्लर्क, इन तीनों एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में भी इंग्लिश है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज है वो है 35 मार्क्स के आते हैं, रीजनिंग आते हैं 35 मार्क्स की एंड इंग्लिश आते हैं 30 मार्क्स की। ठीक है, आरआरबी में इसमें इंग्लिश नहीं होते हैं, आरआरबी में होते हैं 80 मार्क्स के एग्ज़ाम, प्रीलिम्स में 40 मार्क्स रीजनिंग एंड 40 मार्क्स क्वांट, एंड क्लर्क में भी सेम। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। अब कैसे क्या करना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो देखो, आपके पास जो 6 मंथ्स के टाइम होगा, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स की, मतलब अभी से आप मान के चलो कि जुलाई तक आपके पास जो टाइम है उसी टाइम है जिसमें आपको सब कुछ प्रिपरेशन करना है। क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आएगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप 2024 बैंक एग्ज़ाम्स करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। 5 to 6 मंथ्स इनफ होते हैं आपकी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हम जो सब्जेक्ट लेते हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की सबसे दिक्कत की एक सब्जेक्ट है कि मैम ये नहीं होते हैं, इसमें क्वांट में मैं वीक हूँ, कैसे करूँ। तो देखो, पहले जो आपको करना चाहिए, क्वांट की सिलेबस डाउनलोड करके देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें पोर्शन है। इसमें बेसिकली प्रीलिम्स में इसका बेसिकली 2 पोर्शन है, एक है स्पीड मैथ एंड डीआई एंड एक है एरिथमेटिक, इसके बिना और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप पहले अभी अगर आज कल से जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, पहले स्पीड मैथ एंड डीआई पोर्शन को स्टार्ट करो। ठीक है, मैं कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं सारी सोर्सेज बता दिया है कि क्वांट किस तरह से करना है। तो अभी आप क्वांट स्टार्ट कर दो कि स्पीड मैथ एंड डीआई। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड मैथ एंड डीआई करने में 2 मंथ्स लगेगा, मतलब सीखने में आपको मैक्सिमम 2 मंथ लगेगा। अगर आप बहुत वीक हो तो ठीक है, आप 3 मंथ्स मान के चलो कि स्पीड। उसके बाद आते हैं कि एरिथमेटिक। अब जब स्पीड में एंड डीआई हो जाएगा तब एरिथमेटिक करना है।
एरिथमेटिक के लिए मैंने आपको बेस्ड सोर्सेज बता दिया कि कौशिक मोहंती सर की जो प्लेलिस्ट है उससे करो। उसको भी करने में आपको वन मंथ नहीं 2 मंथ्स तो लगेगा, ठीक है, तो 2 मंथ्स लगेगा। तो आपकी टोटल प्रोसीड्यूर जो सीखने का टाइम है वो 3 to 4 मंथ्स है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। ये आप सीख लो, जितना जल्दी हो सके सीख लो, ठीक है। मैंने टीचर बता दिया है कि कौशिक मोहंती सर से करो, आशीष अरोड़ा सर से करो, मेरा कौन स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद आते हैं कि ये जब सीखोगे उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है कि अड्डा की क्विज़ेस करो, प्रैक्टिस मॉक की क्विज़ करो, ऑफलाइन पीडीएफ करो, जो आशीष अरोड़ा सर की जो पीडीएफ आते हैं चेकलिस्ट, इससे करो। अड्डा की जो एस क्वांट बुक है उससे प्रैक्टिस करो, अभी ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। एंड जो आपकी ऑनलाइन में जो क्विज़ होते हैं, मिनी क्विज़ेस होते हैं, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो दो, ठीक है। अभी फुल लेंथ मॉक देने का ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आपको फुल लेंथ मॉक देने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे बैठे ऑफलाइन में जितनी सारे प्रैक्टिस हो सकते हो वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्पीड इंक्रीज़ करना है, विथ टाइमर इंक्रीज़ करो, सब कुछ करो। सिर्फ वीक में एक बार जब आपकी सिलेबस 70 to 80% हो जाएगा, वीक में एक बार या फिर 2 बार आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो, ठीक है। जब आपकी सिलेबस 70 to 80% होगा, ऐसा नहीं कि आज से ही मॉक टेस्ट देना है, 70 to 80% होने के बाद आप मॉक टेस्ट दो। ये हुआ आपकी क्वांट। उसके बाद आते हैं कि रीजनिंग, प्रीलिम्स। रीजनिंग का कैसे करना है? रीजनिंग में भी सेम कि आप डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाओ, उसको आप यूट्यूब में सर्च करो और उसको करो। मैंने सोर्स भी बताया कि अंकुश लामा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे मिसलिनियस टॉपिक कुछ देख लिखो कि लाइक सिलोजिज्म बाय अंकुश लामा सर, इस तरह से लिखो, आपकी यूट्यूब में आ जाएगा, तो वो आप कर लो। इस रीजनिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि 2 मंथ्स लगते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीजनिंग सीखने में 2 मंथ्स लगते हैं। बट उसके बाद आपको स्पीड इंक्रीज़ करना है। अब स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, आइदर आप किसी का ऑफलाइन पीडीएफ उठा लो, या फिर अगर आप किसी मॉक टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, या फिर आप क्विजेज़ दो, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, इन सब से क्विज़ दो, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करो। बहुत फास्ट रीड करना सीखो, पजल को आस्ते आस्ते धीरे धीरे इसको सीखो, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं कि आपकी इंग्लिश को भी साथ के साथ में लेके चलना है। और मैंने बता दिया कि इंग्लिश को भी किस तरह से करना चाहिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीखो, एंड साथ साथ में एरर्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। निमिषा मैम की चैनल से मैम कराते हैं, या फिर बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड रीडिंग करो डेली बेसिस पे 40 to 40 मिनट्स। मेरा पहले ऐसा होता था कि 1 to 1 पॉइंट मतलब हाफ एन आवर लग जाते थे, ठीक है। इस तरह से 1.5 आवर ऐसे लग जाते थे रीडिंग करने में। धीरे धीरे टाइम कम होते जाते हैं, तो इस तरह से करो। एडिटोरियल से वोकेबलरी करो। ये हो गया आपकी पूरा लर्निंग प्रोसेस। एंड इन लर्निंग प्रोसेस को करने के लिए आपको 3 to 4 मंथ्स मिनिमम देना ही है। अगर आप सोचते हो कि मेरा पहले ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए आपको टाइम देना है, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स। एंड ये जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मैंने बोला है, ये सब कुछ साथ में लिखे जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं क्वांट करूँगी, 2 मंथ्स बाद मैंने रीजनिंग करूँगी, उसके बाद में इंग्लिश, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तीनों जो सब्जेक्ट है उसको आपको इक्वल टाइम देना है, उसको आपको डेली बेसिस पे करना है। अब मैं आती हूँ रूटीन के बारे में कि किस तरह से आपकी रूटीन सेट करना है। मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मैं सुबह उठ के पहले एडिटोरियल की क्लास करती थी, ठीक है। पहले मैंने एडिटोरियल क्लास करती थी आइदर निमिषा मैम से या फिर वाईटी में जो सर है उससे एडिटोरियल क्लास करती थी। पहले मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा सुबह में ही 2 घंटे चले जाते थे एडिटोरियल में, ठीक है। तो मैं उसको करती थी, वोकेबलरी करती थी उस 2 घंटे में। उसके बाद मैं चली जाती थी कि क्वांट में, क्योंकि मुझे पता था कि क्वांट की सिलेबस ज़्यादा है, तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद मैं क्वांट करती थी। क्वांट में मैंने ऐसा होते थे कि 3 to 4 आवर्स कंटिन्यू मैं क्वांट में देती थी। मुझे जो सीखना था वो मैं सीखती थी, जो नोट डाउन करना था वो मैं नोट डाउन करती थी। एंड मैं उसके बाद मैं थोड़ा बहुत क्विजेस सेट्स लगाती थी, जो मैंने उसी दिन लर्न करती थी उसका ही क्विज सेट देती थी, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने फिर से 2 to 3 आवर्स मैंने रीजनिंग को सीखना एंड उसके साथ प्रैक्टिस करने में देती थी। तो इस तरह से जो मेरा टाइमिंग होता था, जो स्टार्टिंग में ऐसा हो जाते थे कि 9 to 10 आवर्स, या फिर कभी कभी ऐसा होते थे 11 आवर्स भी लग जाते थे, जिस दिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि इस दिन बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स देना है। तो स्टार्टिंग में आप जितना एफर्ट्स दोगे आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से डेली बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट को लेके चलती थी, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है।
अब जब आपकी सिलेबस 3 to 4 मंथ्स बाद आप देखोगे कि आपकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट आपकी 80 to 90% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तब से आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको तब से ऐसा है कि आपको तब डेली बेसिस में एक मॉक देना ही है, ठीक है। जब आप डेली बेसिस पे एक मॉक दोगे तब एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा आपको आपकी गलती पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी में आप क्या गलती कर रहे हो। डेली बेसिस पे आपको इम्प्रूव करना है कि जो अगले दिन किया है उसको मैं नेक्स्ट दिन रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। इस तरह से जब आप मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करोगे कि 1 मंथ 2 मंथ, तब आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इस तरह से। अब जब आपकी एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम की 1 मंथ पहले से आपको पर डे एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट आपको देना ही है, ठीक है। 2 to 3 मॉक टेस्ट देना है, उस मॉक को एनालिसिस करना है। एंड अगर आपकी उस मॉक में कोई गलती होता है कि इस क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, तो फिर से यूट्यूब में जाके उस तरह के क्वेश्चंस देखना है एंड उसके कॉन्सेप्ट देखना है। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। इस तरह से आप आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। अब आते हैं कि ये सब कुछ तो हो गया, इसके बाद आता है कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कैसे करना है? तो देखो, जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटजी मैंने वो बोल दिया कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सिर्फ ये बात याद रख लो कि अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अप्रैल से स्टार्ट करो, डेली बेसिस पे नोट डाउन करो, या फिर पीडीएफ रीड करते हो तो पीडीएफ करो, बट अप्रैल से स्टार्ट करो। अभी जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं कि ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स का सब कुछ। इसके बाद आते हैं कि मेंस में कैसे करना है। देखो, मेंस का स्ट्रेटजी भी ऐसा ही है, सिर्फ मेंस में आपको हाई लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो ना, वो जो स्टार्टिंग में जो 3 to 4 मंथ जहाँ पे मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट सीखो, उसी में जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वही कॉन्सेप्ट आपकी मेंस में अप्लाई होगा। सिर्फ मेंस में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मेंस में अलग नहीं होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लेंदी होते हैं। एंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोडेड वर्जन में होते हैं, डीआई थोड़ा सा अलग होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए टाइम लगता है। बट इसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब मेंस आएगा तब मेंस के लिए आप पहले तो आप किसी टीचर से मेमोरी बेस्ड पेपर देख लो, जैसे हर्षल अग्रवाल सर मेमोरी बेस्ड पेपर कराते हैं, इस तरह के मेमोरी बेस्ड पेपर देख लो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने जाओ, एक मॉक टेस्ट दो मेंस का, एनालिसिस करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर से अपना प्रिपरेशन को एनहांस करो कि किस तरह से करना है। मैंने बेसिकली ऐसा किया था कि जो भी मैंने लर्निंग फेज़ में सीखा था मेरा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में, वही मेरा मेंस में काम आ गए थे, क्योंकि मेंस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मेंस के लिए मैंने बेसिकली मॉक टेस्ट ही दिया था। अगर मुझे कभी कभी दिक्कत होते थे तो मैं जाके 1-2 वीडियोस यूट्यूब से सर्च कर लेती थी, वो मैं देखती थी। इस तरह से मैंने मेरा पूरा प्रिपरेशन फेज़ को कंटिन्यू किया था। एंड मॉक टेस्ट के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप अभी स्मार्ट कीडा, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड, ये 4 मॉक टेस्ट हैं जो अभी मार्केट में सबसे अच्छा है। तो प्रीलिम्स के लिए ये सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड मेंस के लिए मुझे लगता है कि स्मार्ट कीडा एंड आपकी ऑलिव बोर्ड सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ बस इतना ही और कुछ नहीं है। जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जब बात आएगा, वो अभी नहीं है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, IBPS PO या फिर SBI PO, और उसके लिए टाइम है, तो तब मैं बता दूँगी। आप आराम से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी कर सकते हो, उसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और एक बात कि RRB में जो मेंस है उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आते हैं, जो जिसको लेके टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं बता दूंगी कि किस तरह से कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है आपको। कंप्यूटर अवेयरनेस ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट एग्ज़ाम के 3 to 4 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और मैं उसका स्ट्रेटेजी शेयर कर दूँगी, सोर्सेज भी शेयर कर दूँगी, किस तरह से पढ़ना है टाइम टू टाइम। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको अभी से ही डेडिकेशन मतलब आपका डेडिकेशन होना चाहिए अभी से, इस दिन से। ऐसा अगर सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो डिले हो जाएगा, आप रेस से बाहर हो सकते हो। तो अभी से स्टार्ट कर दो, जो भी मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप करो। सारी स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी है, किस तरह से पढ़ना है, क्वांट की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबका स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दिया है, GA का स्ट्रैटेजी भी शेयर किया है। इस तरह से आप आपके प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो
एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।